Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second part of your fourth lesson from Behave textbook and the name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. We have already discussed the 7th paragraph in the first video. In this video we will discuss the remaining paragraphs. So if you like the video, press the like button, subscribe to my channel. You can also mention your comments over there and do share with your friends. So let's start with the lesson. In the 8th paragraph, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. So क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 1900 में 1900 में उनकी एज जो थी वो 21 थी, 21 ईयर्स के हो गए थे, वो 21 साल के, और वो ग्रेजुएट भी हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे, नौकरी नहीं थी, बेरोजगार थे. ही वर्कड as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. वो सबसे पहले एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, अपने प्राइवेट लेसन दिया करते थे. उसके बाद उन्होंने एक जॉब मिली उनको 1902 में, जहाँ पर वो टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे पेटेंट ऑफिस में. पेटेंट ऑफिस क्या होता है? जब भी आप कोई नई खोज करते हैं तो उसको आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं, उसी को कहते हैं पेटेंट ऑफिस. तो वहाँ पे वो बैठते थे टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. हालांकि वो वहाँ पर दूसरों के इन्वेंशंस को देख रहे थे, दूसरे के इन्वेंशंस को देखते थे, उनकी जांच करते थे, लेकिन यहाँ पे वो अपने अंदर ही अंदर खुद के आइडियाज़ को भी डेवलप करने लग रहे थे सीक्रेटली. जैसा कि हम जानते हैं आइंस्टीन एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो वो अपने आइडियाज़ को भी वहाँ पे इन्वेंट कर रहे थे. ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. वो अपने डेस्क ड्रावर को क्या कहते थे? जहाँ डेस्क थी, जहाँ पे सामान रख लेते हैं, जैसे आप देखते हैं ऑफिस में सबके टेबल लगी होती है, डेस्क होती है, तो वो डेस्क ड्रावर को क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. डेस्क का जो ड्रावर था उसको कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी थियोरेटिकल फिजिक्स का एक ब्यूरो है पूरा की पूरा. यहाँ पेटेंट का मीनिंग भी दे रखा है, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. ओके, वही जो एक डॉक्यूमेंट है जो इन्वेंट करने वाले को राइट्स देते हैं, अधिकार देते हैं कि हाँ आप इन्वेंट कर सकते हो. 9th पैराग्राफ पे आते हैं. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. So 1905 में क्या हुआ? आइंस्टीन की एक स्पेशल थ्योरी आई रिलेटिविटी के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है अपने आप में. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relatively to the other. वो कह रहे हैं कि, और ये सही बात है बिल्कुल निश्चय रूप से, कि अगर दो एक्यूरेट घड़ी मिला दी जाए एक दूसरे के साथ और फिर दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जाए, और एक जो है वो ज़्यादा स्पीड से कहीं और जा रही है और एक जो है वो धीरे धीरे जा रही है, वो दोनों जब वापस एक साथ मिलेंगी तो दोनों के टाइम में अंतर रहेगा. फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. अब यहाँ इसी की वजह से दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला आया जिसमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन को बताया गया, E equals to mc². In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. राइट. सो यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे E क्या है? E एनर्जी के लिए, m मास के लिए और c जो है वो स्पीड के लिए. जो बॉक्स में इसको पढ़ते हैं रिलेटिविटी, ये तो फिजिक्स के रूप में देखा गया. राइट. हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. अभी E इज इक्वल टू mc² सबको समझ में आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो रिलेटिविटी है जो बॉक्स के अंदर लिखी है सबको समझ आएगी. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब एक आप अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठे तो ऐसा लगता है केवल 2 मिनट हुए हैं. But when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity.
लेकिन अगर आप एक गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि 2 घंटे हो गए, और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. क्या कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े बड़े दूर दूर की प्रॉब्लम वो फिजिक्स की सॉल्व करते थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम अभी भी नहीं हो पा रही थी सॉल्व, वहाँ पे वो फेल हो रहे थे। अनरेवलिंग का मतलब है स्टार्टिंग टू फेल। हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनके साथ जो पढ़ती थी मिलेवा, उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर ने मना कर दिया। But his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. मिलेवा जो थी वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से, और उनकी माँ ये सोचती थी कि बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे बच्चे से, इसलिए शादी नहीं करने दे सकते हैं। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी उससे भी डरती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन की माँ कहती थी कि मिलेवा जो है वो भी तुम्हारी तरह एक किताब की जैसी है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने इसी वजह से शादी नहीं की उस समय। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। फाइनली क्या हुआ, 1903 में उन लोगों ने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, 2 लड़के हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ ही सालों बाद जो मैरिज थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा जो कि खुद इतनी इंटेलिजेंट थी जितने आइंस्टीन थे, तो अब वो वहाँ पे हाउसवाइफ बन गई, तो उनके जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे वो पूरे रखे रह गए, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लग गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। और कई सालों की फाइटिंग के बाद, झगड़े के बाद, उन लोगों का 1990 में डाइवोर्स हो गया। मतलब 16 साल उनकी शादी चली और उनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन ने दोबारा अपनी शादी कर ली, वो भी खुद की कजिन से, उनका नाम था एल्सा। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अब आइंस्टीन का जो नया पर्सनल लाइफ का जो चैप्टर वो एक और किस तरह से चालू हुआ, वर्ल्ड फेम से। दुनिया उनको पहचान लग गई कब, इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी पब्लिश करी, जिससे की वजह से लोगों को ग्रेविटी के बारे में नई नई इंटरप्रिटेशन पता चली। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि हाँ, इनकी जो थ्योरी है वो सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। और आइंस्टीन ने पूरी सही तरीके से कैलकुलेट किया था कि जो स्टार्स हैं और जो सन है, सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बीच में लाइट का क्या कनेक्शन है, वो उन्होंने पूरी तरह से बताया था, एक्यूरेट। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और जो न्यूज़पेपर था उन्होंने आइंस्टीन के काम को एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहा। डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। ओके, किस के डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा के वापस डायरेक्शन को बदल जाना। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में फिजिक्स के लिए, और उनको बहुत सम्मान मिला पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया से उन्हें इनवाइट किया जाने लगा, और प्रेस में भी वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर के आया। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। जब नाजीज लोग का पावर में आ गए जर्मनी में, तो आइंस्टीन जो थे वो इमिग्रेट हो गए यूनाइटेड स्टेट। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, यानी कि आप जानते हैं परमाणु शक्ति का परीक्षण हुआ, तो इसकी वजह से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे
वो बहुत अपसेट हो गए सारे के सारे. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. बहुत सारे फैसिज्म की वजह से वहाँ से जा चुके थे छोड़ के, तो इसी वजह से जैसे आइंस्टीन ने किया था, अब वो डर रहे थे कि नाजीज जो है वो ऐसा बम बना के सही में इस्तेमाल ना कर लें. At the urging of colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. So, on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो अपने कलीग के कहने पर आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को. तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्होंने उनको लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने वार्न किया है प्रेसिडेंट को कि अगर ऐसा केवल एक बम भी एक्सप्लोड किया गया पोर्ट के ऊपर, तो पोर्ट तो ठीक है, साथ ही साथ वो पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके साथ साथ सराउंडिंग टेरिटरी जितने भी आसपास का घेरा है टेरिटरी है, जो ज़मीन है, वो भी बर्बाद हो जाएगी. मतलब ये जो एटॉमिक बम है वो बहुत ही खतरनाक है. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. उनके जो वर्ड थे वो बिल्कुल सही थे, वो फेल नहीं हुए. अमेरिकन ने सचमुच एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया सीक्रेट प्रोजेक्ट में, खुद के प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने उस बम को जापानीज सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी की जापानीज सिटीज़ में 1945 पे गिरा दिया. Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public missive to United Nations. In it, he proposed the formation of world government. आइंस्टीन जो थे पूरी तरह से हिल गए थे इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए. उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा. पब्लिक मिसिव मतलब स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर होते हैं, वो लिखा यूनाइटेड नेशंस में. उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ये जो रोकथाम हो सके इन सब चीज़ की. अनलाइक द लेटर ऑफ रूसवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. जैसे कि रूसवेल्ट को लेटर देखा गया था, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, तो इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. जब उन्होंने देखा कि उनके लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और उनका एक ही मुद्दा था कि ये आर्म्स जो हैं इनका बिल्डअप बंद होना चाहिए, और अपनी पॉपुलैरिटी को वो पीस और डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे. उनकी पॉपुलैरिटी से वो ये बात कहना चाहते थे. व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary. Visionary मतलब a person who can think about the future in the original and intelligent way, and world citizen as much as a scientific genius. तो जब आइंस्टीन 76 की एज में 1955 में उनका देहांत हुआ, तो उनको हमेशा से एक विजनरी के रूप में और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद रखा जाने लगा, और एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी याद रखा जाने लगा. सो हियर एंड्स द लेसन. होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, ये इन आइंस्टीन को जिस फोटो में हम दिख रहे हैं इनको हम जानते हैं, लेकिन जब ये यंग थे तो ये कुछ इस तरह के डैशिंग लगते थे विद हिज मुस्टेच. सो आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.